सोनू निगम एक अच्छा कलाकार है और आज उसका नाम भी है। जब आपका नाम होता है और आप किसी काम की वजह से पहचाने जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इसमें मेरा मानना है कि सोनू निगम ने जो ट्वीट किया है वो बहुत ही संवेदनशील है, बहुत लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। मेरा ये मानना है कि अगर किसी की धर्म की आस्था को बरकरार रखने के लिए अगर हमें थोड़ी तकलीफ झेलनी चाहिए पड़े तो झेल लेनी चाहिए। रहा सवाल सोनू निगम के ट्वीट का कि उसने जो भाषा का इस्तेमाल किया है वो थोड़ी सी एग्रेसिव है और ट्वीट करने की बजाय ट्वीट जो है जैसे नुक्कड़ पे गपशप नहीं करते लोग, उस तरह का एक माध्यम हो गया है। लोग कुछ भी होता है ट्वीट कर दिया, ये बगैर सोचे समझे कि इसका असर कहाँ तक और कैसे जाएगा। मुझे लगता है कि अगर उसको वाकई में कुछ तकलीफ थी तो कहीं ना कहीं कानून का सहारा लेना चाहिए था। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, अगर उस गाइडलाइंस का नियंत्रण में ना रखते हुए चीज़ें हो रही हैं तो हम लोग उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, कानून का सहारा ले सकते हैं, पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस वेरी मच पब्लिक और पब्लिक उस पर रिएक्ट करे। आज हो क्या रहा है, विषय में हो कुछ नहीं रहा है, सिर्फ बातें हो रही हैं। वो बातें ना हो के उसका कुछ समाधान निकले, ऐसा कुछ करना चाहिए था। और जहाँ तक अजान का सवाल है, अजान मुसलमानों का हक है, पूजा हिंदुओं का हक है, कुर्बानी सरदारों का हक है। ऐसी हर धर्म में लोगों की अपनी संवेदनाएं होती हैं, अपने धर्म से जुड़ी होती है। मेरे धर्म के विषय में कोई कुछ कहेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। ऐसे ही अगर उनको पहली बात तो अजान शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उनका संबंध जो है वो लाउड स्पीकर से है कि वो लाउड स्पीकर से आवाज़ जो आ रही है वो उसको डिस्टर्ब करती है। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट के कानून से जो पास हुआ डेसिबल है, लेवल है साउंड का, उसके बाहर है या कोई और कारण है तो कानून का सहारा लिया जाए, पुलिस का सहारा लिया जाए, इंस्टेड बात को पब्लिक करने की। ये भी जानना चाहूँगा कि सोनू निगम मशहूर हैं, कई सालों से मतलब इस फील्ड में हैं, लोग उनको जानते हैं, लाखों करोड़ फैन हैं उनके। तो इस तरह का जो गैर जिम्मेदाराना जो ट्वीट होता है, लोग का कहना है कि वो मीडिया में छाए रहने के लिए इस तरह का, मतलब कहाँ तक सही है ये बात? क्योंकि अगर आप मीडिया में छाना ही चाहते हैं तो अच्छे काम करके भी छा सकते हैं। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना जो आपका बयान है ये कहाँ तक सही है? देखिए, कुछ कलाकारों के साथ विवाद जुड़े होते हैं, वो उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग विवादों में रहना चाहते हैं ताकि वो मीडिया में बने रहें। अब ये तो सोनू निगम साहब बता सकते हैं कि उनका इसमें क्या पक्ष था, लेकिन मेरी सलाह उनको ये है कि ऐसे संवेदनशील विषय को जो है वो पब्लिक ना करें तो बेहतर है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनको हर्ट हुआ है डेफिनेटली। मेरे धर्म के विषय में कोई कहेगा तो मुझे भी हर्ट होगा। और फिर आप ये कहना कि मेरी धर्म में आस्था नहीं है, ये भी बहुत गलत बात है। फिर आप अपने सर्टिफिकेट में हिंदू क्यों लिखते हैं? अगर आपकी धर्म में आस्था नहीं है तो आप रिलीजन का कॉलम खाली छोड़िए। आपके स्कूल में, कॉलेजेस में आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया ना, आप आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, आप ना भी करते हो, लेकिन आपका कहीं ना कहीं कोई तो धर्म है जिसमें आस्था है, जो आपके सर्टिफिकेट्स में लिखा हुआ है। तो ये डबल स्टैंडर्ड होता है आदमी का, ये कहना कि जी मुझे धर्म में आस्था नहीं है। हर व्यक्ति किसी ना किसी धर्म में पैदा होता है, वो अपने आप को क्या शो करे कि मेरी आस्था है या नहीं है। वो अंदरूनी तौर पे आस्था होती है। हम अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में, अपनी गाड़ी में भगवान की पूजा करते हैं। जब बुरा वक्त होता है कैसे भगवान को याद करते हैं, मुस्लिम होते हैं अल्लाह को याद करते हैं। हर व्यक्ति अपने धर्म के हिसाब से अपने भगवान को याद करता है। तो ये कहना भी बहुत गलत बात है कि धर्म में आस्था नहीं है। ये भी जानना चाहूँगा कि आपने तो बहुत ही मशहूर मतलब चरित्र निभाया था, युधिष्ठिर का, जो याद है और हमेशा याद रहेगा। जिस समय आप निभा रहे थे चरित्र को तो आप बहुत एज अ आर्टिस्ट, एज एन इंडिविजुअल अपने आप को बहुत जो बयान देते थे कभी मीडिया में या ऐसे भी, बहुत अपने को संभाल के रखना पड़ता था आपको बयान को किसी धर्म से नहीं, मैं कभी भी, देखिए मेरा पूरा जीवन जो है कभी भी विवादों में नहीं रहा, सिवाय जब एफटीआई का मामला हुआ। और एफटीआई के मामले को भी मैंने कभी भी विवाद के खिलाफ मैं नहीं गया। कि बहुत लोगों ने मेरे विषय में बहुत कुछ कहा, मेरे खिलाफ कहा, लेकिन मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया। देखिए, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा साइन है। लेकिन विवाद वो स्टे करता है जिसका बेस बहुत स्ट्रांग होता है, जिसका कोई मूल्य हो, जिसमें कोई बात हो कि हाँ ये विवाद जो है वाकई में उनके खिलाफ है। वरना आप देखिए कि जैसे ही मेरा अपॉइंटमेंट हुआ और मैंने काम करना शुरू किया तो आज तक लोग बहुत तारीफ करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करके गए।
तो विवादों को भुला के मैंने काम की तरफ ध्यान दिया और काम अच्छा किया तो उसको जीवन भर लोग याद रखेंगे। और सबसे बड़ा तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि फिल्म इंस्टीट्यूट में 60 साल से लोग ये वेट कर रहे थे कि वो जो डिप्लोमा वहाँ मिलता है वो मास्टर डिग्री कब कन्वर्ट होगा। मैंने अपने टेन्योर में वो काम करके दिखाया है, तो जिसका फ़ायदा आने वाली जनरेशन्स को, स्टूडेंट्स को होने ही वाला है। तो ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि जैसा आप कह रहे थे कि 1000 करोड़ के महारत बनने की बात है, या आज जो भी एपिक शोज होते हैं, आपको मालूम है कि लोगों के पास टाइम नहीं देखने का। जब आपके समय की बात करें तो लोग संडे को बैठते थे सिर्फ कि हाँ ये शो देखना है। तो आजकल के दौर में जो शो बन रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कितने हॉलो हैं, कितने मतलब अनरियलिस्टिक हैं? कहने को तो शोज हैं, बड़े शोज हैं, चंद्रकांता आ जा रहा है या रामायण है या महाभारत है, लेकिन क्या वो कभी कंप्लीट कर पाएंगे जो पिछले दौर में जो शोज हुआ करते थे उसको? देखिए, आज जो मुझे सबसे कमी लगती है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो लगती है राइटर्स की। अच्छे लेखक नहीं है। दूसरा है जो चैनल वॉर चल रहा है उसमें आपस में इतना कंपटीशन है कि सीन जो है पहले प्री कंसीव नहीं किया जाता, गर्मा गर्म बनाया जाता है, क्योंकि दूसरे सीरियल्स देख के, दूसरे चैनल्स के सीरियल देख के उसको बनाया जाता है और उसको मोल्ड किया जाता है, जबकि वो आपके कहानी की ज़रूरत नहीं होता। जो कहानी होती है वो एक राइटर का कॉन्सेप्ट होता है और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग अपना मैसेज जो है ऑडियंस को देना चाहते हैं। आज क्या हो रहा है, एक दूसरे को देख के मैसेजेस चेंजेस किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जिसे हम चैनल वॉर कह रहे हैं वो आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं चैनल्स की, और कौन बेहतर कर पाएगा, इसमें कोई भी बेहतर नहीं कर पा रहा है। दूसरा रहा सवाल ये कि 1000 करोड़ का महाभारत बन रहा है, मैं बधाई देता हूँ बनाने वाले को। मेरा मानना ये है कि महाभारत जो है वो बहुत मेहनत के बाद बनता है। हम जिस महाभारत में चोपड़ा साहब की हमने काम किया था, वो चोपड़ा साहब का ड्रीम करीब करीब 40 साल से था, 40 ईयर्स पुराना था, और उसकी राइटिंग का काम 10 साल चला था। उसके स्क्रीन प्ले और स्टोरी का काम जो है करीब करीब 10 साल चला था, और 10 साल के बाद 5 या 6 साल लगे थे आर्टिस्टों का चयन करने में, कॉस्ट्यूम्स बनाने में। तो जो भी बनाना चाह रहा है, मेरी सलाह ये है कि उसको अध्ययन करे अच्छे से, अच्छे राइटर्स हों, बात को कहने का असर है। रामायण और महाभारत ये 2 महाकाव्य ऐसे हैं कि जहाँ ये सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, ये सीखने की चीज़ें हैं, इनमें मैसेजेस हैं बहुत सारे। मैं तो हमेशा कहता हूँ, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि रामायण में और महाभारत में फ़र्क क्या है। रामायण जो है 1 लाइन में हम कह सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, डूज ऑफ लाइफ, और महाभारत जो है डोंट्स ऑफ लाइफ है, हमें क्या नहीं करना चाहिए। अंधे को अंधा कहना, अंधे का पुत्र अंधा होगा, उसका क्या असर होता है, तो महाभारत होती है। तो इस तरीके से जो शिक्षाएं हैं वो इन दोनों महाकाव्य में है। इनका अध्ययन करके अच्छे से मेकिंग हो, अच्छा मैसेज जाए, बस यही मेरी गुड विशेस है जो भी व्यक्ति इसे बनाने जा रहा है। सेंसर में भी कभी कभी काफ़ी रूल्स आते हैं, काफ़ी ब्रेक होते हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है सेंसर में। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि सेंसर कहाँ तक सही होता है जब कोई डिसीजन लेता है? कभी कभी वो डिसीजन हितकर होती है फिल्म मेकर्स के लिए या फिल्म इंडस्ट्री से लोगों के लिए, कभी वो हितकर नहीं होती है। तो आपको लगता है कि सेंसर में जो भी रूल्स बन रहे हैं वो हितकर हो हमेशा फिल्म मेकर? नहीं, ऐसा है कि सेंसर बोर्ड को मैंने अच्छे से स्टडी किया है, वहाँ बहुत सारे रूल जो हैं बहुत पुराने हैं, उनमें बदलाव लाने की आवश्यकता है आज के दौर के हिसाब से। और पिछले दिनों श्याम बेनेगल साहब की लीडरशिप में एक कमेटी भी बनी थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर चुके हैं। अब वो सरकार के ऊपर है, वो कब से लागू करेगी। रहा सवाल मौजूदा सेंसर बोर्ड का, मुझे लगता है प्रहलाद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब आपको किसी संस्था का अध्यक्ष बनाया जाता है तो वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बाईलॉज होते हैं, आपको उनके पैरामीटर में रह के ही काम करना पड़ता है। मुझे लगता है कि प्रहलाद जी जो हैं उन्हीं पैरामीटर्स में रह के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसका सबसे जीता जागता उदाहरण लेटेस्ट है, रवीना टंडन जो है एक्स चेयरमैन रही हैं सेंसर बोर्ड की, उनकी अपनी फिल्म अभी अटक गई है। तो अगर कुछ गड़बड़ होता या उन पैरामीटर्स के बाहर जाके काम किया होता तो रवीना टंडन की फिल्म नहीं अटकती। इसका मतलब ये है कि जस्टिस सबके साथ हो रहा है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि मौजूदा जो बदलाव आया है, जीवन में आया है और फिल्मों में आया है, देश में आया है, समाज में आया है, उसके हिसाब से नए कानून बनाने की आवश्यकता है, जो मेरे ख्याल से बन चुके हैं। श्याम बेनेगल साहब की जो रिपोर्ट है, अब वो किस तरह से कब लागू करना है ये सरकार जानती है। ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि आपको जब जानते कि इंडस्ट्री में कई लोग आते हैं, काम करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने अभी तक इंडस्ट्री का दर्जा अभी तक नहीं दिया है, और बहुत सारी इनसिक्योरिटी जुड़ी होती है। ना तो ऐसा फंड होता है जिससे कि इमरजेंसी कोई फंड, या आप जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो कोई पेंशन फंड है। तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह सुधार लाया जा सकता है इंडस्ट्री में? नहीं, देखिए, एक तो चीज़ आपकी मैं डिफाई करूँगा, फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जा चुका है। पिछली जो अटल जी की गवर्नमेंट थी उसमें सुषमा जी जब
मिनिस्टर थी, उन्होंने इंडस्ट्री का दर्जा दिया था। देखिए, इंडस्ट्री का दर्जा देने के बाद जो चीज़ें लागू होनी चाहिए, बैंक लोन मिलना चाहिए, दूसरी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ रुकावट है, कुछ कहीं ना कहीं अड़चने हैं, तो उनको दूर करने का रास्ता ढूंढना चाहिए। दूसरा, जो फिल्म इंडस्ट्री चलती है वो बहुत भाईचारे पे चलती है बेसिकली, और मिलजुल के काम होता है। यहाँ संस्थाएं हैं बहुत सारी, एक संस्था का तो मैं भी हेड रहा हूँ, सिंटा का। तो ये संस्थाएं आपस में मिलजुल के काम करती हैं, और उनके अपने बाई लॉज हैं, लॉज हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, उनके बीच वो रह के काम करती है। अब उनमें बदलाव लाने की आवश्यकता है या नहीं है, ये तो उनको स्टडी करना पड़ेगा। और बाकी रहा कि फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव, बहुत सारे हमारे वर्कर्स को जो सुविधाएं दी जाती हैं उनमें बहुत कमियां हैं, वो एसोसिएशंस को देखना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए। सरकार जब इंडस्ट्री का दर्जा दे चुकी है तो वो जो चीज़ें इंडस्ट्री के लिए लागू होती हैं वो क्यों नहीं हो रही है, ये कहीं ना कहीं सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी ध्यान देना पड़ेगा, और हमारी जो इंडस्ट्री की संस्थाएं हैं उनको भी इस ओर ध्यान देना होगा। जानना चाहूँगा कि हेलो रोल है सर, आपकी मैं जानना चाहूँगा अभिनय से इतना ताल्लुकात रहा आपको इतने सालों से, आज के दौर में कैसे देखते हैं कि अभिनय क्षेत्र को, और कहाँ इंगेज हैं आप, टेलीविजन या फिल्म की बात करें? मैं बहुत सेलेक्टिव हो गया हूँ अपने काम के विषय में, क्योंकि ऐसा लगता है कि इतने कई सौ सीरियल करने के बाद, कई सौ फिल्में करने के बाद मैं अच्छे सब्जेक्ट ढूंढता हूँ। जैसे मैंने अभी एक फिल्म की है, बाइलिंगुअल फिल्म दंगा, जिसमें मैंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का रोल किया। एक अलग हटके, अलग बात, अलग मैसेज, अलग कहानी, अलग इंसिडेंट, तो और एक अलग लुक, वो गेटअप लेने में मुझे 2.5-3 घंटे लगते थे। बहुत मज़ा आया वो फिल्म करने। वो फिल्म कंप्लीट हो गई है और जल्दी ही रिलीज़ पे है। उसके अलावा मैंने एक फिल्म की अभी, एक और हट के सब्जेक्ट है, रिश्ते। ये रिश्ते फैमिली के साथ नहीं है, एक व्यक्ति के अपने देश के साथ है, कि एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान है, आर्मी ऑफिसर है, और फैमिली के रिश्तों को इतनी प्रायोरिटी नहीं देता जो देश के साथ रिश्ते को देता है। जब जब उसे देश पुकारता है वो फैमिली के रिश्तों को हर पीछे छोड़ देता है। तो ये उसकी कहानी है। ये भी फिल्म कंप्लीट हो गई है दोनों। अब मैं एक तीसरी फिल्म के लिए 4-5 दिन के बाद आउटडोर पे जा रहा हूँ। ये एक सामाजिक फिल्म है बेसिकली, थोड़ा सा धार्मिक भी है, थोड़ा धार्मिक पोर्शन भी है। उत्तराखंड में हम लोग शूटिंग के लिए जा रहे हैं, 23 तारीख को निकल रहे हैं। और माँ पूर्णागिरी, एक उत्तराखंड के एक हिस्से की कहानी है, और वहाँ शूटिंग करके बाकी शूटिंग हम बॉम्बे में करेंगे। तो ये 3 फिल्में तो ये हैं, प्लस एक सीरियल है अभी मैंने शुरू हो रहा है मेरा, चौधरी की बेटियाँ। तो उसमें मैं, जो चौधरी है फैमिली, वो हरियाणा बैकग्राउंड पे है। आज जैसे साक्षी मलिक है, तो उसमें भी एक किरदार है, 4 बेटियों में से एक बेटी जो है साक्षी मलिक नुमा है, जो पहलवानी करती है। और आज मतलब ये हो गया है कि अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो औरत जो है हर फील्ड में आगे निकल रही है। आज तक नहीं निकल पाई थी क्योंकि उसे छुपा के रखा जाता था, उसकी ताकत को कभी भी पहचाना नहीं गया, ना पहचान दी गई। आज दौर ऐसा है कि औरत आगे निकल के आ रही है, और हर फील्ड में जो है, और एज गुड एज